जय श्री कृष्णा। एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आप सभी 12वीं कक्षा के अभ्यर्थियों का स्वागत है। साथियों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें जीवों में जनन के बारे में हमने पढ़ा था। और जीवों में जनन के दौरान हमने देखा था कि किस प्रकार लैंगिक और अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, और उसी के समानुपात पादपों में, पादप जगत में भी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की क्रिया चलती है। अब हमारा आज का चैप्टर है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया। सबसे स्पष्ट है कि पुष्पी पादपों में, मतलब सीधी सी बात है कि लैंगिक जनन की क्रिया, ठीक है, लैंगिक जनन की जो क्रिया है ये आपके प्रमुख रूप से किसमें होती है? पुष्प वाले पादपों में। किसमें होती है? पुष्प वाले पादपों में। जंतु जगत की बात करें तो मानव जगत में हो या चाहे जंतुओं में कोई भी जंतु हो जिसमें मेल और फीमेल पूर्ण रूप से विकसित है, नर और मादा जंतु पूर्ण रूप से विकसित है, वहां पर लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया कहाँ होती है? पुष्प के बाद। किसके बेस पर होती है? पुष्प के आधार पर। अगर पूर्ण रूप से पुष्प है तो ही लैंगिक जनन की क्रिया होती है। इसलिए पाठ का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार होती है, कौन कौन से कार्य की या पर्यावरणीय कारक उसके लिए आधार होते हैं, पुष्प में कौन से जनन अंग होते हैं, उन जनन अंगों का विकास कैसे होता है, वो जनन अंग किस प्रकार विकसित होते हैं, परिपक्व होने के बाद वो जनन की क्रिया को कैसे करते हैं, इन सब के बारे में मोटे मोटे रूप में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्रिया, जनन की क्रिया होने का आधार क्या है? पुष्प है। तो पुष्प के बारे में देखते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था, एक बार वापस मैं बता भी देता हूं कि पुष्प है। उस पुष्प के प्रमुख भाग देखो, पहले की किताब मिले नहीं मिले, अगर आपको टाइम मिले तो छोटी कक्षा जैसे कि कक्षा 6 से लेकर 9 तक की जो किताबें हैं, यहाँ पर इन सबके बारे में बेसिक जानकारी मिल जाती है आपको। लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, पुष्प के भाग कितने होते हैं, इन सब के बारे में, पुष्प का कलर कैसा होता है, बाह्यजनपुंज कैसे होता है, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो आप उन बुक्स को जब भी समय मिले, अभी कोरोना का काल है, घर पर बैठे, तो उन बुक्स को आप आराम से देखें। तो सबसे पहले पुष्प, तो पुष्प के भाग होते हैं, जैसे कि एक है बाह्यदलपुंज। ठीक है, बाह्यदल पुंज ये पुष्प का सबसे बाहर का भाग है। ठीक है, इसे कैलिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैलिक्स। फिर है दल पुंज, दूसरा भाग कौन सा पुष्प का? दल पुंज, इसे करोला बोला जाता है। ठीक है, तीसरा भाग है पुष्प का पुमंग। क्या है? पुमंग। इस पुमंग को नर जनन अंग भी कहा जाता है। मैं बात यहाँ आती है, इसे क्या कहा जाता है? नर जनन अंग। ठीक है, ये नर जनन अंग होता है। और चौथा पुष्प का भाग है आपके जायाम। क्या है? जायाम। और इसे क्या कहते हैं? मादा जनन अंग। क्या कहते हैं? मादा जनन अंग। और इसकी शब्दावली को और देखें तो आप देखेंगे इस पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। शब्दों को ध्यान रखना है, ये सब बार बार आएंगे आगे। और माता जननांग को कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, इस पुंग को नर जननांग कहते हैं। इसे लघु बीजाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। ठीक है, और इसे गुरु बीजाणु कहते हैं, क्योंकि ये धारण करता है। ठीक है, आपने व्यवहारिकता में पढ़ा भी होगा, शुक्राणु हमेशा अंडाणु तक पहुंचते हैं। चलायमान गति हमेशा शुक्राणु होती है, अंडाणु स्थित रहते हैं, शुक्राणु उस तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगर माध्यम, पादपों में माध्यम की बात करें, पादपों में जल एक माध्यम होता है जहां पर शुक्राणु अंडाणु। जंतुओं में बात करें जैसे मेंढक है, तो मेंढक में जनन की क्रिया कैसे होती है? जो मादा मेंढक होती है वो जल के अंदर अपने मतलब मादा और नर, ठीक है, दोनों, नर मेंढक और मादा मेंढक, मादा मेंढक अपने अंडाणु और नर मेंढक अपने शुक्राणु जल के अंदर छोड़ देते हैं, और जल के अंदर वो काफी बड़ी संख्या में आते हैं और मिलते हैं, वहां पर नए मेंढक के जीवों का निर्माण करते हैं। तभी तो देखते हैं ना, बरसात के दिनों में बड़ी संख्या में मेंढक हमें दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां माध्यम क्या हो गया? जल। और जल के माध्यम से नर मेंढक के जो शुक्राणु अंडाणु है वो मिलते हैं और निषेचन की क्रिया को कंप्लीट करके नए भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। तो इसी प्रकार किसी भी पुष्प के ये प्रमुख
चार अंग होते हैं, बाह्यदर्पोज, दर्पोज, पुंमंग और जायाम। पुंमंग है वो नर जननांग होता है, इसे पुंकेसर भी कहते हैं और इसे लघु बीजाणु भी कहते हैं, और कई बार इसको एंड्रोशियम, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम, और इसे बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है, ये भी इनको कहा जाता है। तो जो हमारा नर पुंमंग है उसको पुंमंग, नर जननांग, पुंकेसर, लघु बीजाणु और एंड्रोशियम कहा जाता है। मादा जननांग है जो जायांग है, उस जायांग को मादा जननांग, स्त्री केसर और लघु बीजाणु या गाइनोसियम कहा जाता है। अब बात आती है कुछ भी बातों में लैंगिक जन्म की क्रिया। तो लैंगिक जन्म की क्रिया के उत्तरदायी कौन होते हैं? पुंमंग और जायांग। पुंमंग और जायांग दोनों मिलकर के नए पादप के निर्माण का आधार बनाते हैं। नए पादप का निर्माण किस प्रकार होता है उसको लेकर ये काम, ठीक है, पुंमंग और जायांग। ये सभी चीजें एक ही पादप में उपस्थित होती हैं तो उस पादप को कहते हैं द्विलिंगी। क्या कहते हैं? द्विलिंगी, जाए दोनों उपस्थित, द्विलिंगी पुष्प। अगर इसमें से दो एक होती है तो पादप कैसा हो गया? एक लिंगी, क्योंकि एक प्रकार का लिंग है उसमें उपस्थित है। तो ये दोनों मिलकर के उस पादप की संरचना को पूर्ण करते हैं। और आपको इन चीजों को ध्यान से देखना भी है, एग्जाम में इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन के लिए आप इन चीजों को अभी से ध्यान से देखेंगे तो इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पुंमंग और जायांग के बारे में। अब देखो, अब आगे हमें क्या पढ़ना है? लैंगिक जन्म की क्रिया। लैंगिक जन्म की क्रिया कौन करते हैं? पुष्प के नर और मादा। नर कौन है? पुंमंग है, मादा कौन है? जायांग है। इन दोनों के बारे में तुमको आगे की क्रियाविधि को देखना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं, आगे देखते हैं क्या है। अब देखो कि जो पुष्प के में प्रमुख लैंगिक अंग कौन से हैं? पुंमंग, ठीक है, पुंमंग और जायांग, ये दोनों प्रमुख जननांग है। अब जो पुंमंग है वो किस प्रकार का होता है? ठीक है, ये आपका पुंमंग है, एक डंठल की बातें होता है, ठीक है। और ये पुंमंग है, इस पुंमंग के भी तीन भाग होते हैं। जैसे इसको कहा जाता है परागकोश। क्या कहा जाता है? परागकोश। पुंमंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसे कहा जाता है तंतु, जिससे अपन बोलते हैं फिलामेंट। तंतु को क्या बोला जाता है? फिलामेंट। और इस परागकोश है, ये दो भागों में, दो पालियां होती है। इन दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य, बीच में सिंदूर को चिपकाने का कार्य, जोड़ने का कार्य करती है, वो एक ऊतक होता है जिसे बोलते हैं योजी। क्या कहते हैं? योजी, एक प्रकार का ऊतक होता है। अब देखो, ये पुंमंग है जो एक नर जनन अंग है। अब इस पुंमंग के द्वारा पादप में लैंगिक जनन की क्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो बात सीधी सी बात है कि ये अपने आप में एक नर है और एक अपने आप में एक मादा है। इस नर और मादा के मिलने के बाद जो निषेचन की क्रिया होगी, वहां पर एक नए बीज का निर्माण होगा और वो नया बीज ही नए पादप के निर्माण का आधार होगा। तो यहाँ पर इस नए बीज के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है उसको हम लोगों को देखना है। अब बात करें परागकोश की, तो मैं बात कर रहा हूं परागकोश के इस हिस्से की, ठीक है। तो ये हिस्सा है वो आपके होता है इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंदर ऐसे 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, पुंमंग है वो एक डंठल की भांति, एक फिलामेंट की भांति होता है, जिसके शीर्ष भाग पर परागकोश होता है और नीचे वाले हिस्से पर तंतु, एक फिलामेंट के रूप में डंडी होती है। परागकोश है वो द्विपालित होता है, जो पाली विभक्त होता है। तो आप देख सकते हैं, एक बार वापस बता दूं मैं आपको, ये हमारा परागकोश है जो द्विपालित है, द्विपालित, ठीक है। प्रत्येक पाली एक दूसरे से जुड़ी होती है और बीच में जोड़ने का कार्य कौन करती है? योजी करती है, ठीक है। अब ये द्विपालित होती है। इस द्विपालित पालियों की प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु पाए जाते हैं। ये इस प्रकार, ये क्या है? लघु बीजाणु। इन्हें कहा जाता है लघु बीजाणु। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस उमंग के द्वारा परागकणों का, इस उमंग के द्वारा परागकणों का
स्फुटन किया जाता है और ये परागकण जब स्फुटित होते हैं तो यहाँ से स्फुटित होकर के ये जायांग तक पहुंचते हैं और जायांग पर पहुंचने के बाद इनके द्वारा निषेचन की क्रिया को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये पुंग है। अब अपन इसके आंतरिक संरचना को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार परागकणों का निर्माण होता है। तो देखो ये लघु बीजाणु धानी है, ये लघु बीजाणु, और इस पूरे लघु बीजाणु को जो ये धारण करती है इसे कहते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। ठीक है, और ये लघु बीजाणु धानी हो गई। अब आपको इस चैप्टर में प्रमुख रूप से पुंमग और जायांग की आंतरिक संरचना को पढ़ना है, इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, शुरुआत करें कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यधरपुंज, दलपुंज, पुंमग और जायांग। ठीक है, पुंमग है वो नर जननांग है, जायांग है वो मादा जननांग है। अब पुंमग की संरचना होती है इवेंटल की बात थी। पुंमग का शीर्ष भाग परागकोश होता है, उसका नीचे वाला हिस्सा होता है वो तंतु फिलामेंट होता है। परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने के लिए एक उत्तक होता है जिसे योजी कहते हैं। इस प्रकार आपके इस पुंमग की संरचना हो गई, ये एक नर जननांग हो गया। अब इसका जो शीर्ष भाग है वो 2 पालियों में विभक्त होता है, एक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु होते हैं। अब हमें लघु बीजाणु के बारे में पढ़ना है। ये लघु बीजाणु छोटे 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 इस तरह से घिरे होते हैं। ठीक है, तो बात करें इस लघु बीजाणु के बारे में, इस लघु बीजाणु के बारे में, तो ये लघु बीजाणु 4 परतों से घिरा होता है। ठीक है, तो सबसे बाहर की परत होती है बाह्य त्वचा। क्या होती है? बाह्य त्वचा। इसके ठीक अंदर होती है अंतःत्वचा। ठीक है, और इस अंतःत्वचा के अंदर की ओर होती है मध्य स्तर या मध्य परत भी कह सकते हैं। और इस मध्य परत के अंदर की ओर एक प्रमुख रूप से होती है टेपिटम। क्या होती है? टेपिटम। ये टेपिटम इसका प्रमुख भाग है क्योंकि टेपिटम के अंदर ही परागकणों का निर्माण होता है। और इस टेपिटम की सुरक्षा किसके द्वारा होती है? इन परतों के द्वारा घिरी होती है। और इस टेपिटम है, इस टेपिटम के अंदर ये जो कोशिका है, इस टेपिटम के अंदर साइटोप्लाज्म, क्या होता है? साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य भरा होता है। साइटोप्लाज्म ये जीव द्रव्य से भरी हुई होती है। टेपिटम ये जीव द्रव्य से भरी होती है, इसीलिए ये परागकणों को, किसको? परागकणों को, ये परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, परागकणों को पोषण कहां से मिलता है? यहाँ पर से मिलता है। जिस प्रकार एक माता के गर्भ में एक छोटा सा शिशु पल रहा होता है, प्रथम माह से लेकर 9 माह तक उस छोटे से शिशु को जो पोषण मिलता है वो उसके माता द्वारा ग्रहण किए गए पोषण में से मिलता है। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक गर्भवती महिलाओं को बहुत ही ज्यादा सुरक्षा में रखा जाता है। उसके हर प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था में पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है क्योंकि वो एक शिशु को जन्म देती है और उस शिशु के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसलिए उस गर्भवती महिला को पूर्ण सुरक्षा दी जाती है। घर परिवार में भी, काम काज में भी उनको आराम की ज्यादा व्यवस्था दी जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार पाथों में सबसे अंदर की ओर जो टेपिटम है, यहाँ पर परागकणों का निर्माण होता है और इन परागकणों को पोषण प्रदान करने के लिए टेपिटम की कोशिकाओं में जीव द्रव्य भरा होता है। ये जीव द्रव्य इसको पोषण देता है और इस पोषण के फलस्वरूप ये परागकण परिपक्व होते हैं। और जैसे ये परागकण परिपक्व होते हैं तो ये तीनों त्वचा हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं, ये एक धीरे धीरे कर करके ये क्या करती है? प्रस्फुटित होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसे प्रस्फुटित होती है और इनके प्रस्फुटित होने के फलस्वरूप इस परमाणु की सतह पर धीरे धीरे छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से परागकण है वो इसके शीर्ष भाग पर ये परागकण बाहर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, और ये परागकण बाहर की ओर आ गए। बाहर आने के बाद ये परागकण यहाँ से किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी जंतु के द्वारा, किसी न किसी माध्यम से कहाँ पहुंच जाते हैं? इस जायांग के अंदर पहुंच जाते हैं। और जायांग के अंदर पहुंचते ही यहाँ पर अंडाणु होते हैं, उन अंडाणुओं से मिलकर के निषेचन की क्रिया को पूर्ण कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार उनकी क्रिया होती है। और आपके सिलेबस हो गया, आगे के अध्याय में आ भी जाएगा
परागकण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है। स्वपरागण का मतलब होता है कि द्विलिंगी पादपों में पुंमंग के द्वारा जायांतर वर्तिका के माध्यम से परागकण पहुंच जाते हैं। पर परागण जहाँ एक लिंगी पादप होते हैं वहां पर कीटों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, भंवरे के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा परागण की क्रिया होती है। मतलब ये परागकण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचते हैं। अब जो पादपों में जब ये क्रिया होती है निषेचन की, इस निषेचन की क्रिया को यहाँ पर कहा जाता है परागण। क्या कहा जाता है? परागण। परागण की क्रिया और इसे परागण कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पादपों में ये परागण की क्रिया आपके पुंमंग के द्वारा परागकणों के पहुंचने का कार्य कंप्लीट होता है। तो साथियों इसमें प्रमुख रूप से आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना कि पुंमंग होता क्या है। पुष्प के 4 भाग कौन से होते हैं, वो 4 भागों के बाद जनन अंग कौन सा है, लैंगिक जनन की क्रिया के लिए कौन उत्तरदायी है, पुंमंग और जाया के बारे में, पुंमंग की संरचना कैसी है, पुंमंग के भाग कौन से हैं, पुंमंग के अंदर की आंतरिक संरचना को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार लघु बीजाणु ध्वनि दिखाई देती है। इस लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना को देखते तो 4 परतों होती है। सबसे अंदर की परत टेपिटम होती है, सबसे बाहर की परत बाह्य होती है। इन 3 परतों का प्रमुख कार्य है इस टेपिटम को सुरक्षा प्रदान करना, परागकणों को सुरक्षा प्रदान करना और परास्फुटित होने के लिए माध्यम प्रस्तुत करना। ठीक है, तो इस प्रकार ये पुंमंग है वो परिपक्व होता है। ठीक है, अब लघु बीजाणु जनन के अंदर भी हम और पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब मैं आपको आज मैंने जो मोटे मोटे रूप में बताया है इस चीज को आपको पढ़ना है। इससे संबंधित जो भी आपकी पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगा। और उसके अलावा इस लघु बीजाणु जनन की क्रिया को किस तरह से देखा जाता है, मतलब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो नर जनन अंग है वो विकसित कैसे हो। जैसे ही नर जनन अंग विकसित हो जाएगा उसके बाद निषेचन की क्रिया परागकणों का निर्माण करना शुरू कर देगा। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जंतुओं में जनन, जंतु पैदा होते हैं जनन की क्रिया नहीं होती है। जंतु का पैदा होने के बाद नई संतति के निर्माण के बाद एक निश्चित आयु पूर्ण कर ली जाती है, उसके बाद जनन की क्रिया होती है। और मैंने आपको बताया था जैसे 18 और 21 की जो उम्र है ये जनन की क्रिया के लिए स्टैंडर्ड मापन होता है एक वैज्ञानिक थॉट के अनुसार कि ये इस क्रिया के बाद व्यक्ति अगर मानव में जनन की क्रिया होती है तो उत्पन्न होने वाली संतान सुरक्षित होती है, किसी प्रकार के विकारों से घिरी हुई नहीं होती। ये इसका प्रमुख कारण है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने पुष्प के पुंमंग के बारे में पूर्ण रूप से एक तरीके से समझा है और इसके संबंधी जितने भी थ्योरी बनती है जो परीक्षा में लिखने योग्य है उसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको हमारे इस ग्रुप में भेज दूंगा। और मेरा आपसे निवेदन है जो भी 8 से 10 भैया बहन है बायोलॉजी 12th में वो पढ़ना शुरू कर दें। स्कूल खुलने के बाद कोर्स स्पीड के साथ चलेगा और अगर अभी आप पढ़ लेंगे तो मान के चलो कि इसका बेनिफिट आपको 100% होगा और कहीं ना कहीं आप अपने परसेंटेज की ग्रोथ में इसको एक आधार के रूप में देखेंगे। कई सारे भैया मैंने पहले भी कहा है ऑनलाइन कहीं कहीं से उन्होंने कोर्स खरीदे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो नियमित भी नहीं है। तो उनसे निवेदन है कि हम नियमित रहे, हमेशा पढ़ें। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो आ रहे हैं विभिन्न सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के दिल्ली की सब लेकर आ रहे हैं, मैथ के शांति मैडम लेकर आ रही हैं, बायोलॉजी की मैं लेके आ रहा हूँ। 11th का भी कल से आपके सामने वीडियो आने लग जाएगा। 11th के जो भैया बहन आपके साथ हैं उनसे भी कहते हैं कि आपको मिल जाएगा वीडियो। तो आप इस प्रकार इस क्लास से जुड़े रहें और ये आज के चैप्टर को आप खुद भी देखें और कोई चीज़ समझ नहीं आए आप ग्रुप के अंदर उससे संबंधित क्वेश्चन आराम से पूछें। जय श्री कृष्णा।